Hello students. Okay, in the last few classes we had started with the topic of optical isomers. So आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे. अभी तक हम 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के. तो उसके आगे कंटिन्यू करने से पहले जो हमने 2 लेक्चर्स में काम कवर किया है उसके कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट अटेम्प्टिंग फ्यू क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी. अभी तक हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर क्या क्या सीखा है. प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हम सीख चुके हैं कायरल कार्बन क्या होता है ना. कायरल कार्बन आइडेंटिफाई कैसे करना है, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है ये भी सीखा था. उसके बाद फिर हमने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री सीखे थे. प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है. एंड देन इन द लास्ट क्लासेस वी हैव आल्सो डन द प्रोजेक्शन फॉर्मूले. फिशर प्रोजेक्शन क्या है, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन क्या है और कैसे हम एक प्रोजेक्शन को दूसरे प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये सारा कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं जी. तो कुछ 2-3 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. पिछला लेक्चर भी रिवाइज हो जाएगा और वी विल गेन मोर कॉन्फिडेंस. लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रीड विद मी. फाइंड नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन्स. पहली इंपॉर्टेंट बात, एसिमेट्रिक कार्बन्स बोलने का मतलब क्या है. एसिमेट्रिक कार्बन्स बोलना या कायरल कार्बन्स बोलना बात एक ही है जी, है ना. हमें इन 3 मॉलिक्यूल्स में, ये 3 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं जी. कौन कौन से, ये मॉलिक्यूल ए, ये मॉलिक्यूल बी, ये मॉलिक्यूल सी. इन तीनों के अंदर हमने क्या आइडेंटिफाई करने हैं, नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स. नाउ नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स आइडेंटिफाई करते हैं जी. मैंने कहा था हम हर कार्बन को फटाफट से चेक कर लेंगे कि वो कायरल है कि नहीं है. कायरल होने की कंडीशन क्या थी, उस कार्बन के ऊपर 4 ग्रुप्स हो और चारों डिफरेंट यानी नॉट सेम हो. उन चारों में से कोई भी अगर सेम हो गया तो फिर वो कायरल कार्बन नहीं होगा. फटाफट चेक करना मेरे साथ जल्दी से. मान लो यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक है. मान लो यहाँ पे कार्बन होगा, इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन होंगे तो ये तो कायरल नहीं हो सकता. इस कार्बन के ऊपर भी 3 हाइड्रोजन होंगे तो ये भी कायरल नहीं हो सकता. इस कार्बन के ऊपर नहीं जी, इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, हाइड्रोजन एक और होगा जी, जो दिखाया नहीं हुआ. लेकिन इस कार्बन के ऊपर जो ये CH3 ग्रुप है और जो ये CH3 ग्रुप है वो एग्जैक्टली क्या होंगे, सेम. अब अगर 2 ग्रुप सेम है तो फिर ये कायरल कार्बन नहीं हो सकता. आगे चलो जी, इस कार्बन के ऊपर आ जाओ. इस कार्बन के ऊपर नोटिस करना आराम से, इस कार्बन के ऊपर भी एक H होगा, बिल्कुल होगा, 4th बॉन्ड के ऊपर. अब इस कार्बन के ऊपर एक H है, एक ही पूरा ग्रुप है बड़ा सा, और 2 रिंग वाले बॉन्ड्स हैं जी. और फिर रिंग वाले बॉन्ड्स के अंदर कायरल कार्बन कैसे चेक करते हैं, कैसे समझाया था, ऐसे. रिंग के अंदर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाओ. अगर मूवमेंट्स में हल्का सा भी ग्रुप्स का डिफरेंस आ रहा है, पोजीशंस का, है ना, अरेंजमेंट का, तो फिर हम उनको अलग मान लेंगे. जैसे अगर मैं इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाता हूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्बन पे जाके ब्रांच आती है, 4th कार्बन पे जाके OH आता है. वही अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लगाता हूं तो फर्स्ट, सेकंड पे ही क्या जाता है, OH. उधर से जाके 4th पे OH आया था, इधर से सेकंड पे ही OH आ गया. इसका मतलब ये वाले कार्बन के रिंग वाले बॉन्ड्स एक जैसे नहीं है, H भी अलग है, ये चौथा बड़ा सा ग्रुप भी अलग है. तो भैया ये कार्बन जो है हमारा कायरल कार्बन है. ये समझ आ गया जी, पहला कायरल कार्बन. आगे आ जाओ. इस कार्बन के ऊपर चेक करो, इस कार्बन के ऊपर भी 2 H होंगे जी. क्यों, 2 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 2 H और होंगे जी, CH2 ग्रुप होगा. तो ये कायरल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों H सेम है. इस कार्बन पे भी 2 H होंगे, दोनों H सेम है तो कायरल नहीं हो सकता. इस कार्बन पे भी 2 H होंगे, दोनों H सेम है तो कायरल नहीं हो सकता. अब इस कार्बन को चेक करो, इस कार्बन के ऊपर क्या है, CH3, वो वाला भी कायरल नहीं हो सकता क्योंकि उसके ऊपर 3 H सेम आ गए. अब इस कार्बन का एक ग्रुप हो गया ये CH3, और एक ये रिंग वाला साइड और एक ये रिंग वाला, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. फिर वही बात, क्लॉकवाइज मूवमेंट में पहले ही कार्बन पे OH आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में पहले पे OH नहीं है. इसका मतलब इसके ये दोनों बॉन्ड्स भी सेम नहीं है. तो चौथा इस पे क्या होगा जी, H. अभी हर बार पहला मॉलिक्यूल कर रहा हूं तो मैं H खोल के दिखा रहा हूं, अदरवाइज इमेजिन करना आना चाहिए. तो इसके भी चारों ग्रुप्स अलग हैं तो ये भी कायरल है, बिल्कुल सही. अब बचा सिर्फ ये वाला कार्बन, बिल्कुल सही. अब इस कार्बन के अंदर नोटिस करो,
इस कार्बन के अंदर एक तो OH ही है और एक क्या लगा हुआ होगा चौथे बॉन्ड पे, इस पे भी H होगा जी। और एक इस तरफ को मूवमेंट और एक इस तरफ को, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये अगर यहां से चलूं क्लॉकवाइज, अगर ऊपर से स्टार्ट करके नीचे आऊं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी भी मूवमेंट सेम नहीं है, क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट में पहले कार्बन पे कोई ब्रांच नहीं है कार्बन की, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में पहले ही कार्बन पे मिथाइल की ब्रांच है, यानी तो इसके भी चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, तो ये भी कायरल कार्बन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट में कितने कायरल कार्बन हो गए बेटा? 3 कायरल कार्बन। तो इसके अंदर हमारे आंसर आ गया जी 3 कायरल कार्बन। सेकंड पार्ट करते हैं, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूं बेटा, ठीक है जी। मैं पूरे एच खोलूंगा नहीं, ओरली बताऊंगा। इस कार्बन के ऊपर 3 एच होंगे, तीनों सेम नहीं कायरल। इस कार्बन पे 3 एच होंगे, तीनों सेम नहीं कायरल, नॉट कायरल। इस कार्बन को हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कहा था अगर कार्बन ने कायरल होना है तो उसको सैचुरेटेड sp3 हाइब्रिडाइज होना जरूरी है। ये तो अनसैचुरेटेड कार्बन है, इसको भी चेक नहीं करेंगे। ये भी अनसैचुरेटेड है, इसको भी चेक नहीं करेंगे। ये भी अनसैचुरेटेड है, इसको भी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि अनसैचुरेटेड कार्बन कभी कायरल कार्बन नहीं होते। आगे आ जाओ। इस वाले कार्बन के ऊपर 2 एच होंगे होंगे, उसको भी चेक नहीं, मतलब सेम हो गए तो कायरल नहीं होगा। इसके भी 2 एच सेम हो गए तो कायरल नहीं, इसके भी 3 एच सेम तो कायरल नहीं। अब ये कार्बन चेक करो, इसके ऊपर एक एच होगा जी, होगा। ये वाला एच अलग है, वो मिथाइल अलग है, इधर रिंग लगी है, इधर रिंग नहीं लगी। इसका मतलब ये कार्बन इसका क्या है? कायरल है। इसके चारों ग्रुप्स फिर से डिफरेंट है। आगे आ जाओ। इस कार्बन को चेक करो। इस कार्बन के ऊपर फिर से देखो जी, एक तो ये लगा हुआ है जी चेन, एक दो रिंग वाले बॉन्ड्स। अब दोनों रिंग वाले बॉन्ड्स एक जैसे नहीं है, वो कैसे? अगर मैं क्लॉकवाइज जाता हूं तो 1 2 3 के ऊपर डबल बॉन्ड है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं तो 1 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक जैसी नहीं है, इसका मतलब ये दोनों रिंग बॉन्ड्स एक जैसे नहीं है। और चौथा, इस पे फिर से क्या होगा? H। तो इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी एक कायरल कार्बन। और ये वाला कायरल हो नहीं सकता, 2H है। ये वाला कायरल हो नहीं सकता, 2H सेम है। ये वाला कायरल 2H हो नहीं सकता, 2H सेम है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 कायरल कार्बन है जी। समझ गए जी? सो मॉलिक्यूल बी के अंदर कितने कायरल कार्बन है बेटा? 2 कायरल कार्बन। सी पे आ जाओ, सी चेक करते हैं जी। लो जी, यहां से चेक करना स्टार्ट करते हैं। इस कार्बन से, इस कार्बन को चेक करें। एक इस पे OH लगा है, एक इस पे अगेन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूवमेंट चेक करनी है जी। इधर से जाते हो ब्रांचेस OH OH वाली है, इधर से जाते हो ब्रांचेस OH के बाद CH2H वाली है, और चौथा इस पे क्या होगा? H। तो भैया चारों अलग है, तो ये कायरल है जी। ठीक है जी। तो इसमें डेफिनेटली ये वाला कार्बन कायरल है जी। ऐसे चेक करो आगे इसका। इसके ऊपर एक OH है, एक इधर को जाते हैं तो CH2H वाली ब्रांच आती है, इधर को जाते हैं तो डायरेक्ट OH आता है। तो अगेन उधर को लगा, इधर को लगा, इधर को लगा, चौथा H है। चौथा H अब मैं खोल के नहीं दिखा रहा, तो ये भी कायरल है। अब इसको चेक करो, इसको, इसके इस तरफ को O है, नीचे को C है, इधर को CH2 है, तीनों अलग हो गए। और चौथा इस पे क्या होगा? H। अगेन ये भी कायरल है। तो इसको भी मैं H खोल के नहीं दिखा रहा, बट H होगा इस पे भी, ये भी कायरल है, ये तीनों कायरल। अब ऐसे ही इसको चेक करो, इस कार्बन को, चेक इट दिस कार्बन। अगेन इस ये कार्बन तो इसके जैसा ही है बेटा, एक OH एक H होगा जो दिखाया नहीं हुआ। नीचे को गए तो C के ऊपर OH लगा हुआ है, और घूम के O बड़ी दूर से आ रहा है, इधर से O बड़ी जल्दी आ जाएगा। ये होगी इसकी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये होगी इसकी क्लॉकवाइज मूवमेंट। वो डिफरेंट है तो अगेन रिंग बॉन्ड्स भी डिफरेंट है, H और OH भी डिफरेंट है, तो ये भी कायरल है। तो ऐसे सिमिलरली ये वाला कार्बन चेक कर लो जी। इसमें फिर से इधर को O, इधर को C, इधर को OH, चौथा क्या होगा? H। तो ये भी कायरल कार्बन है। तो इस बार कितने कायरल कार्बन हो गए इसमें जी? इसमें हो गए जी 5 कायरल कार्बन। तो इस तरह से फटाफट से हम पूरे मॉलिक्यूल के सारे कार्बन को चेक कर सकते हैं। इसको चेक नहीं करा था क्योंकि इसके दोनों एच के आते हैं सेम। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जी हमारा, फाइंडिंग एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक लिखा है या कायरल कार्बन लिखा है, बात एक ही है जी, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स हो गए जी। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। कायरल कार्बन आइडेंटिफाई करने के बाद हम आइडेंटिफाई करना सीखते हैं जी क्या? पीओएस। आई टोल्ड यू पीओएस का एक और नाम कौन सा प्लेन है जी? सिग्मा प्लेन। ठीक है जी, पीओएस या सिग्मा प्लेन। ठीक है जी,
सेकेंड क्वेश्चन के अंदर वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट, सिग्मा प्लेन या प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखना जी, मेरे साथ हेल्प करना जी। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना सिखाता हूं, बताया था होता क्या, बट आई विल शो यू प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते कैसे हैं जी। तो जी ये मॉलिक्यूल चेक करो जी, इफ यू नोटिस ये मॉलिक्यूल जो है एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। वो कैसे, अगर आप इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे sp2 आएगी, इसकी भी चेक करोगे sp2 आएगी। sp2 कैसे आई, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीसरा सिग्मा, पाई काउंट नहीं करते, 3 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सिमिलरली ये कार्बन 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, ये वाला सिग्मा, तीसरा सिग्मा, एक पाई होगा वो काउंट नहीं करना, और 3 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, नाउ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रायगोनल प्लेनर कार्बन होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्रायगोनल प्लेनर कार्बन होता है। तो ये भी प्लेनर कार्बन, ये भी प्लेनर कार्बन, तो इसके सारे बॉन्ड्स एक ही प्लेन में आ गए, इसके भी सारे बॉन्ड्स एक ही प्लेन में आ गए। बाय चांस ये और ये खुद भी एक ही प्लेन में है क्योंकि आपस में बॉन्डेड है, तो सारा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में आ गया। इनफैक्ट जैसा मैंने अभी ड्रॉ किया हुआ है, मान लो ये मेरा जो व्हाइट बोर्ड का प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है, और इसी एक्स वाई प्लेन के ऊपर हमारे ये पूरा मॉलिक्यूल आ चुका है जी। ऐसे हो गया जी, इसको रब कर रहा हूँ जी थोड़ा सा। लो जी, आराम से देखना जी दोबारा, ठीक है जी। अगर मैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड करना चाहता हूं तो पहले मैंने बताया ये मॉलिक्यूल पूरा इसी प्लेन पे आ रहा है, जैसे दिखाया जा रहा है वैसे ही एक्चुअल में है, ठीक है जी। अगर ऐसा है तो नोटिस प्लीज, अब सिर्फ समझने वाली बात, इसमें जो एक क्लोरीन एटम है, दिखाया तो मैंने Cl है, लेकिन हर एटम, हर मॉलिक्यूल एक्चुअल में हम स्फेरिकल मानते हैं। तो एक स्फेरिकल बॉल टाइप पार्टिकल है जो यहाँ पड़ा है, ऐसे स्फेरिकल बॉल टाइप पार्टिकल है जो यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, सफेयर्स पड़े हैं। अब अगर मैं एक्स वाई प्लेन ले लूं, सपोज ये मेरा, अगेन जो हमने लास्ट क्लास में यूज किया था, सपोज ये मेरा एक एक्स वाई प्लेन है, इसके ऊपर ये मॉलिक्यूल था, लेकिन किस तरह से था, मैंने माना कि जो एक क्लोरीन एटम है ये आधा इस प्लेन के ऊपर होगा, आधा इस प्लेन के नीचे। मतलब मैंने एक्स वाई प्लेन जब इसमें से पास करा तो वो स्लाइस करता हुआ चला गया। कैसे, इस क्लोरीन का सफेरिकल पार्टिकल का हाफ सफेयर ऊपर आ गया प्लेन के, हाफ सफेयर इसके नीचे रह जाएगा, हाफ ए भी ऊपर हाफ नीचे, हाफ एच ऊपर हाफ एच नीचे, हाफ कार्बन ऊपर हाफ कार्बन नीचे। बॉन्ड सारे एक ही प्लेन में आ रहे हैं, लेकिन जो सफेयर्स हैं टेक्निकली वो सफेयर्स हाफ हाफ कट रहे हैं, एक्स वाई प्लेन के आधा ऊपर आधा नीचे। तो ऊपर वाला हाफ पार्ट हर लेट्स से स्फेरिकल पार्टिकल का नीचे वाले हाफ पार्ट का आइडेंटिकल हाफ है, यानी ऊपर वाला हाफ नीचे वाले हाफ की क्या है, इमेज। यानी ऐसा होगा जी, मान लो यहाँ पे Cl लगे, क्लोरीन का आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट इसके पीछे, यहाँ होगा जी, आधा पीछे आधा ऊपर, आधा वाला ऊपर वाला आधा वाला नीचे वाले का क्या है, इमेज है जी। तो इसका मतलब पूरा प्लेन जो स्लाइस करता हुआ जाएगा, है ना, अगर मैं दिखाऊं तो इसका यही जो प्लेन है, इसका जो यही प्लेन है, ये प्लेन ही इसका क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। वो प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो ऐसे पार्ट्स में कट कर दे कि एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज हो, उसी को हमने क्या बोला था, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो टेक्निकली यही इसका सिग्मा प्लेन है। मैं इसको लिख दूं जी सिग्मा एक्स वाई, समझने के लिए एक्स वाई प्लेन ही इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और उसको हम डिनोट सिग्मा से करते हैं। तो सिग्मा एक्स वाई इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री और भी है, वो कौन सा, लो देखो जी। अब इमेजिन करो, इमेजिन करो अगर ये एक्स वाई प्लेन था तो एक प्लेन ऐसा होगा जी, मान लो वाई जेड प्लेन। कैसे, ऐसे मान लो अगर ये एक्स वाई एक्सेस है, अगर मैं वाई एक्सेस से पास करता हुआ एक प्लेन लूं परपेंडिकुलर, बाहर को आता हो, तो वाई जेड प्लेन हो गया। दैट मीन्स कैन आई से दिस, इस मॉलिक्यूल को अगर हमने ऐसे बनाया हुआ है तो यहां पे स्लाइस करता हुआ जाएगा। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा जी, दोबारा थोड़ा साफ करके बनाते हैं जी। ऐसा लग रहा है ऐसे वर्टिकल नहीं है जी, लो जी ऐसे बनाते हैं। ये प्लेन जाएगा जी बिल्कुल कट करता हुआ, किसको कट करता हुआ बेटा, ये प्लेन जाएगा बिल्कुल कट करता हुआ इस पाई बॉन्ड को ऐसे परपेंडिकुलरली, ठीक है जी। ऐसे जो परपेंडिकुलरली प्लेन जाएगा, चलो मैं इसको दूसरी ओरिएंटेशन में बनाता हूं फिर इजी हो जाएगा।
मैं कह रहा हूं ऐसे जाएगा, तो मतलब बाहर को आएगा। ठीक है जी, ऐसा एक प्लेन होगा जो स्लाइस करता हुआ पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे बाहर को आएगा। बन गई बात। तो इमेजिन प्लीज, सपोज ये मेरा वाईजेड प्लेन है, अब यहाँ पे ऐसे ये वाईजेड प्लेन जो है, आप देख रहे हो इस तरफ Cl उस तरफ Cl, इस तरफ H उस तरफ H। अगेन ये वाला मॉलिक्यूल का हिस्सा उस वाले मॉलिक्यूल के हिस्से की क्या है, मिरर इमेज। यानी इसमें ये वाला प्लेन भी इसका क्या है, सिग्मा प्लेन यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सो कहने के लिए अब मैंने क्लैरिफाई कर दिया, इसमें एक और सिग्मा है, वो कौन सा, YZ। नॉर्मली क्वेश्चंस में हमें ये नहीं पूछता कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, नॉर्मली ये पूछता है कि है या नहीं है। और अगर उसमें एक से ज्यादा होते हैं तो कोई भी एक आप दिखा सकते हो, पर्टिकुलर कोई कौन सा दिखाना ऐसा जरूरी नहीं होता। इनफैक्ट क्वेश्चन में हमें बहुत बार प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना होता है, बताना नहीं होता कौन सा है, कि है कि नहीं है। तो एक भी प्लेन अगर आपको दिख गया दैट मींस उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें दो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गए। क्लियर है जी बात। अब आ गया जो ये मॉलिक्यूल, मैंने क्या करा, इफ यू रिमेंबर ये दोनों क्लोरीन एक साइड है, ये दोनों हाइड्रोजन एक साइड है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है। क्यों, क्लोरीन क्लोरीन ऑपोजिट, एच एच ऑपोजिट, तो ये ट्रांस है। लेकिन अभी भी ये वाला मॉलिक्यूल पूरा प्लेनर है, यानी पूरे एक्स वाई प्लेन में। अब इसमें क्या हुआ, इसके अंदर फिर से अगर मैं एक एक्स वाई प्लेन मान लूं, एक्स वाई प्लेन मान लूं, ठीक है, अगर इसका मैं एक्स वाई प्लेन मान लूं तो वो इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा बिल्कुल इसकी तरह। क्यों, वो स्लाइस करता हुआ जाएगा, आधा क्लोरीन एटम ऊपर आधा नीचे, आधा हाइड्रोजन एटम ऊपर आधा नीचे, ऐसे ही सारे एटम्स के लिए। सो सिग्मा एक्स वाई इसका क्या है जी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो पहला वाला पार्ट हो गया, दूसरा वाला पार्ट हो गया। थर्ड पे आते हैं, इस मॉलिक्यूल को समझते हैं। इस मॉलिक्यूल में मैंने वेजेस यूज कर रखे हैं, लास्ट क्लास में सिखाया था। इस डार्क वाले बॉन्ड का मतलब क्या होता है, वेज। और हम कहते हैं वेज का मतलब होता है पॉइंटिंग अबव द प्लेन। दैट मींस ऐसे मान के चलो कि ये जो क्लोरीन है ये ऐसे को है, ये ऐसे दिखाया लेकिन एक्चुअल में ऐसे को है। ये जो क्लोरीन है ये ऐसे को है, दोनों वेज पे दिखाए हैं, मतलब दोनों पॉइंटिंग क्या है, अबव है, दोनों पॉइंटिंग क्या है, अबव। अब अगर मैं अगेन इसमें से एक ऐसा प्लेन पास करूं, यहां से इस लाइन के अलोंग परपेंडिकुलर प्लेन, यही वाई जेड प्लेन, ये मेरी वाई एक्सिस है, और जेड यानी बाहर की तरफ आता हुआ एक प्लेन मैं इसमें से पास करूं, तो अगर मान लो ये ऐसा था कि यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ था, यहाँ पे क्लोरीन, तो देख रहे हो एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन की क्या है, मिरर इमेज। ये वाली लाइन इस लाइन की क्या है, मिरर इमेज। तो बन गई बात, दैट मीन्स क्लियर होगी जी। तो यहाँ पे इसके अंदर ये वाला प्लेन क्या है, इसका पीओएस, तो ये इसका सिग्मा प्लेन है जी। तो इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें दो दिखा दिए थे, इसमें एक सिंपल दिखा दिया था, इसमें भी साफ पता लग रहा है ये है। इसमें चेक करते हैं जी, इसमें एक वेज और दूसरा क्या है, डैश। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये वाला क्लोरीन तो अबव है जी, लेकिन ये क्लोरीन यहाँ नहीं है, ये अंदर को होगा, पीछे को, प्लेन के ऊपर। तो जब मैंने यहाँ पे प्लेन पास करने की कोशिश करी, यही वाला यहाँ पास किया, तो इस क्लोरीन जो ऊपर वाला था उसके उस साइड इमेज में ऊपर वाला क्लोरीन है ही नहीं। दैट मीन्स ये वाला पीओएस इसमें अब है नहीं। कोई और प्लेन ऑफ सिमेट्री से बन सकता हो, कोई काट वाट के हम बना सकें, नहीं बन पाएगा, लगा लो जो। तो इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। समझ गए जी बात। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री दो दिखा दिए थे, इसमें एक, इसमें भी एक, इसमें है ही नहीं। तो जी अब ये आ गया जी मजेदार सा मॉलिक्यूल। इसमें चेक करते हैं जी कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री है जी। इसके अंदर अगेन ये वेज, ये वेज, ये वेज और ये डैश, मतलब समझ रहे हो जी। अगेन ये CH3 थोड़ा ऊपर को है, ये CH3 भी थोड़ा ऊपर को है, ऐसे ऐसे हैं। ये CH3 भी थोड़ा अबव है जी, इस प्लेन के अबव। ये CH3 ऊपर को नहीं है, ये CH3 अंदर को, पीछे को है जी। तो अब इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री बड़ा खास है, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से पास करें, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से पास करेगा, ये इसका सिग्मा प्लेन है जी। एक डायगोनल प्लेन है जी, डायगोनली प्लेस्ड, ठीक है जी, एक डायगोनली प्लेस्ड सिग्मा प्लेन है जी। क्या खास बात है जी, ये जो कट करता हुआ प्लेन यहां से ऐसे जाएगा, ये जो कट करता हुआ प्लेन यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे पूरा कट करता हुआ, तो ये CH3 को भी स्लाइस करता जाएगा, आधा CH3 इधर, आधा CH3 इधर। मैंने बनाया नहीं है ठीक से, बट ऐसा ही होगा जी।
ऐसे ही आधा CH3 ऊपर आधा CH3 नीचे, CH3 के आधे पार्ट का एक हिस्सा दूसरे आधे पार्ट की क्या है इमेज, और एट द सेम टाइम ये जो दो CH3 लगे हुए हैं ये वाला पॉइंटिंग अबव था, ये वाला भी पॉइंटिंग अबव था, ये दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज। तो वन पार्ट इज व्हाट, इमेज ऑफ अदर पार्ट। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, समटाइम्स नॉट ऑलवेज, समटाइम्स सिग्मा प्लेन यानी POS may pass through few atoms and slices them। इसने भी इसको, जब ये वाला प्लेन था क्लोरीन को स्लाइस किया था, ये जो CH3 को स्लाइस करता हुआ जा रहा है, तो बन गई बात। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया जी, आइडेंटिफाइंग व्हाट, प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा प्लेन। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें बहुत बार जरूरत पड़ेगी इसकी, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, बट कुछ कहीं कहीं बीच में जरूरत पड़ा करेगी स्टेप्स के अंदर, तो वो देखना आ गया जी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है जी। लो जी अब आते हैं जी क्वेश्चन थर्ड पे, वो ट्राई करते हैं जी। लेट अस ट्राई द क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है जी, लो जी, गिवन प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, हमें गिवन प्रोजेक्शन को फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। आई एम रबिंग दिस ऑफ, फिर वो वाला करेंगे। लो जी, पहली बात तो ये कौन सी प्रोजेक्शन दे रखी है, ये दे रखी है जी वेज डैश। अभी सिखाया था, अभी बार बार बात कर रहे थे, वेज मीन्स पॉइंटिंग अबव, डैश मीन्स पॉइंटिंग इनटू और पॉइंटिंग बिलो। तो जब हम वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करते थे तो उसमें हम एक काम किया करते थे, क्या, वेज डैश के अंदर हम कैविटी डिसाइड करते थे, आपको याद है, मान लो ये हमारा कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड वेज पे है, हर वेज डैश के अंदर हर कार्बन में दो तो नॉर्मल लाइंस होंगी, एक वेज होएगा और एक डैश भी होएगा। बहुत बार क्या होगा, कोई एक चीज दिखाई नहीं गई होगी, जो नहीं दिखाई गई फिर आपको अपने आप इमेजिन करनी पड़ेगी। जैसे इस केस में इस कार्बन के 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, चौथा नहीं नजर आ रहा, तो चौथा पक्का उसमें एटम कौन सा लगा होगा, हाइड्रोजन। और वेज डैश के अंदर वेज तो यहाँ पे दिखा रखा है, क्या मिसिंग है, डैश। तो अगर नहीं भी दिखाया हम अपने आप मान सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, H। सिमिलरली ऑन द एडजॉइनिंग कार्बन, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, इस बार डैश दिखा रखा है, कौन नहीं दिखाया हुआ, वेज, तो ठीक है, तो वेज बनाना पड़ेगा। अब वेज पे क्या लगा हुआ है, वेज पे उसने कुछ नहीं दिखाया क्या लगा है, तो हमें मानना पड़ा क्या लगा हुआ है, H। या तो वो दिखाया था कि क्या लगा हुआ है, अगर नहीं दिखाया तो हमें अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये, अगर वेज या डैश में से कोई एक चीज नहीं दिखाई गई तो वो आप अपने आप अज्यूम कर लोगे, और उस पर ऑटोमेटिकली अगर कुछ नहीं दिया गया तो कौन सा एटम मानोगे, हाइड्रोजन एटम। मूविंग ऑन, अब इसको हमने कन्वर्ट करना था फिशर में, फिशर में कन्वर्ट करने के लिए, चलो मैं इधर को ले आता हूं, फिशर में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा था कोशिश करो, फिर हमने डिसाइड किया था जो नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं ये हमने कहा था इसको बोलते हैं जी कैविटी, ठीक है जी। इसकी कैविटी कौन सी है जी, ये इसकी कैविटी है। समझने के लिए मैं एक काम करता हूं, एक नंबर दे देता हूं, लेट मी कॉल दिस एज कार्बन 1, लेट मी कॉल दिस एज कार्बन 2। ये आर्बिट्ररी नंबरिंग कर ली मैंने वैसे ही, ठीक है, ऐसा नहीं है कि IUPAC नेमिंग की नंबरिंग है, नहीं वैसे ही, इसको मान लिया C1 है, इसको मान लिया C2 है। अब इसको बनाते हैं जी, हमने कहा था कोशिश करो, ये कैविटी स्टैम्प के अप को पॉइंट कर रही है, अप, और ये डाउन को। हमने कहा था वेन एवर वेज डैश हैज टू बी कन्वर्टेड टू फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है जी, कैविटी पॉइंटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट होनी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मैंने इसको हल्का सा इस तरह से टिल्ट करके, इसको रोटेट करके फिर बना के, या तो माइंड में बना लिया या रफ में बना लिया, ऐसे समझ लिया जी, ये ऐसा हो गया जी, ऐसा हो गया जी। जो ये वाले बॉन्ड थे इसको मैंने ऐसे कर दिया जी, ऐसे करा तो ये बॉन्ड उधर आ गया, वो वाला बॉन्ड इधर को आ गया। यहाँ पे क्या था, COOH, यहाँ पे भी क्या था, COOH, और यहाँ पे वेज पे क्या था और डैश पे क्या था, यहाँ पे वेज पे क्या था और डैश पे क्या था, वो चेंज नहीं होगा। जब हम वेज डैश को इन द प्लेन रोटेट करते हैं, फ्लिप नहीं करते, तो जो वेज पे है वो वेज पे रहता है, और जो डैश पे है वो डैश पे रहता है। ये सब डिटेल में समझा हुआ है। तो यहाँ पे अब वेज पे कौन था जी, OH, H, यहाँ पे वेज पे कौन था, HOH, यहाँ से यहाँ आ गए। अब यहाँ से हमने कहा था बना लेंगे हम क्या,
फिश प्रोजेक्शन। फिश प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 कायरल कार्बन दिख रहे हैं हमें, ये वाला और ये वाला, तो हमें 2 प्लसेस नजर आने चाहिए ऐसे। अब जो नॉर्मल बॉन्ड्स पे टर्मिनल चीजें लगी हुई थी वो यहाँ वर्टिकल पे लाइन हो जाएंगी, क्या, COOH COOH, ये COOH ये COOH। जो नॉर्मल बॉन्ड्स के एंड्स थे वो वर्टिकल टर्मिनल्स आ गए, टर्मिनल समझते हो ना, एंड पे। अब ध्यान से देखना जी, ये वाली कैविटी जो है, कैविटी टूवर्ड्स क्या आ गई जी, राइट। तो सिखाया था जिसकी कैविटी टूवर्ड्स राइट हो, है ना, उसमें फिर आपने क्या देखना है, राइट साइड पे वो ग्रुप लगाना है जो किस पे लगा हुआ है, वेज पे। तो यहाँ आ गया जी OH, यहाँ आ गया जी H। जिस तरफ को कैविटी की डायरेक्शन है उस तरफ को वो ग्रुप प्लेस करना है जो उसके वेज पे था। ऐसे ही अब ये कैविटी कौन सी कैविटी है, ये लेफ्ट कैविटी होगी जी। अगर ये लेफ्ट कैविटी हो गई तो अब इसके लेफ्ट कैविटी पे हमने लेफ्ट साइड पे क्या लगाना है, वेज वाला। कुदरती इस बार वेज पे कौन था, H, तो यहाँ क्या आ गया H, और बचा हुआ यहाँ क्या आएगा OH। तो उस मॉलिक्यूल का फिश प्रोजेक्शन ये मॉलिक्यूल है। तो हमने थर्ड का ए पार्ट कर दिया जी, कन्वर्टिंग वेज डैश टू फिश प्रोजेक्शन। लो जी अब ये आ जाओ। अरे ये क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है जी सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक है जी, ये कौन सा दे रखा है बेटा, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। अब सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन को जब हम कन्वर्ट करने लगे किसमें, फिशर में, तो हमने कहा था एक और इंपॉर्टेंट बात है जी। ठीक है जी, बोथ, चलो ऐसे होनी चाहिए जी, एक्लिप्स्ड फॉर्म हैविंग बोथ सीधा वाई, बताया था ना जी, दोनों सीधे वाई होने चाहिए। अब ध्यान से देखो जी, ये तो आपको सीधा वाई नजर आ रहा है, लेकिन ये क्या है, उल्टा वाई, तो इसको सीधा वाई बनाते हैं जी। पहले इसको सीधा वाई बनाते हैं दोनों को। लो जी, दोनों को सीधा वाई बनाया, तो यहाँ तो सीधा वाई था ही, यहाँ भी सीधा वाई आ गया, और फिर उसको कैसे करना था उल्टे को सीधा, वो भी सिखाया था, CH3HBr। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमने इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग हमने इस ग्रुप को पकड़ के घुमाया है, इसको यहाँ पे होल्ड रखा, एज इट इज ड्रॉ किया, जो ये था और ये था एग्जैक्टली सेम है, इसको तो छेड़ा ही नहीं, लेकिन इसको घुमा दिया, घुमा के ड्रॉ कर रहे हैं, और घुमा के जब ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने क्या कहा, ये CH3 को घुमा के नीचे ला रहे हैं ताकि सीधा वाई बन जाए। तो 180 का रोटेशन कर रहे हैं, कितने का रोटेशन कर रहे हैं, 180 डिग्री का रोटेशन। तो जब ऐसा करा तो हमने कहा कि ये ग्रुप यहाँ लग जाएगा, ये ग्रुप यहाँ चला जाएगा, और ये ग्रुप यहाँ चला जाएगा। ऐसा हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया जी H, यहाँ पे क्या आ गया Br, यहाँ पे क्या आ गया CH3। अब सही है जी, अब बहुत सीधा वाई बन गया जी। अब इसका फिर से फिश प्रोजेक्शन बनेगा जी। फिर इसका कैसे सिखाया था, क्या लॉजिक कहा था, सीधे वाई के जो हैंडल्स होते हैं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये वाई है, वाई के ये हैंडल्स हैं और ये 2 आर्म्स हैं, ठीक है, ये वाई का बेस हैंडल है और ये वाई के आर्म्स हैं। तो जो वाइज के बेस हैंडल्स हैं वो वर्टिकली अलाइन होने वाले बिल्कुल टर्मिनल्स बन जाते हैं। ये दोनों CH3 यहाँ रख गए जी, ठीक है जी। अब इसके टूवर्ड्स राइट अगेन नंबरिंग कर लें, चलो नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी तो मान लो ये वाला कार्बन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये 1 है तो ये भी 1 है, फ्रंट कार्बन को नीचे दिखा दिया। अब इस कार्बन के ऊपर, है ना, इस CH3 के टूवर्ड्स राइट साइड क्या था H, टूवर्ड्स लेफ्ट क्या था Br, तो ऐसे ही HBr, ये H ये राज, वो Br उधर लग गया, इस तरह से इधर आ जाओ। इस CH3 के इस तरफ क्या था H, टूवर्ड्स राइट था, तो यहाँ पे भी टूवर्ड्स क्या आएगा, राइट, HBr, ये लग गया जी। Br टूवर्ड्स लेफ्ट था, यहाँ भी लेफ्ट की तरफ आ गया, इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया। सो मैंने क्वेश्चंस के जरिए, क्वेश्चंस के थ्रू आई हैव ट्राइड टू रिवाइज द प्रीवियस 2 लेक्चर्स प्लीज, लेक्चर्स भी रिवाइज हो गए, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो गई। आई होप नाउ यू कैन डू द थिंग्स, जो भी हमने लेक्चर पहले लगाए थे उसके अंदर जो भी किया था, अब वो चीजें हम आराम से कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। ठीक है बेटा, चलो जी, अब हमारे तीनों क्वेश्चंस हो गए जी। अब हम कुछ नए पॉइंट्स कंटिन्यू करते हैं जी। लेट्स कंटिन्यू विद फ्यू न्यू पॉइंट्स। हम ऑप्टिकल आइसोमर्स का जो टॉपिक कर रहे हैं उसके अंदर मैंने आपको बार बार कहा जी, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना बना के करा रहा हूं जी।
सो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे कहां तक पहुंच गए थे हम लास्ट क्लास में, याद कराओ जी। हाँ जी, हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहां तक पहुंच गए थे बेटा लास्ट क्लास में? हमने लास्ट में जाते जाते क्या किया था? लास्ट में जाते जाते हमने कंडीशन टू चेक ऑप्टिकल एक्टिविटी किया था, है ना जी। कंडीशन या चेकिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी ऐसे किया था। हमने कैसे कहा था चेकिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे चेक करते हैं? हमने कहा था फॉर चेकिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी व्हाट यू डू, यू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कार्बन कार्बन्स, याद है? और उसमें बताया था अगर नंबर ऑफ कार्बन कार्बन्स 1 हो, एग्जैक्ट 1 कार्बन कार्बन हो, तो इट इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है जी। और अगर कार्बन कार्बन 1 से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने मर्जी हो, लेकिन 1 से ज्यादा हो, अगर कार्बन कार्बन 1 से ज्यादा है तो फिर हमने कहा था एकदम से हम एक्टिविटी के बारे में कुछ नहीं कमेंट कर सकते, हमें एक चीज और चेक करनी पड़ेगी। वो क्या था? इफ कार्बन कार्बन आर मोर देन 1 देन चेक फॉर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। If plane of symmetry present, then we say it is optically inactive. If it is absent, then we say it is optically active. समझ गए थे जी? फिर एक पहली बात, अगर कार्बन कार्बन है ही नहीं था, जीरो था, तो हमने क्या कहा था? अगर कार्बन कार्बन जीरो था तो हमने बोला था कि नॉर्मल केसेस के अंदर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ज्यादातर केसेस 98 to 99% केसेस में मॉलिक्यूल क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। But is in which if there are molecule can become optically active. There are few special cases. आज हम उन स्पेशल केसेस से आगे कंटिन्यू करते हैं। 10 पॉइंट लास्ट लेक्चर में कर चुके थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो वी कंटिन्यू विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट नंबर 11 पे आते हैं जी। पॉइंट नंबर 11 क्या है? अभी बताया, क्या कह रहा हूं जी मैं? स्पेशल केसेस। किस चीज के स्पेशल केसेस बोल रहा हूं? शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट कायरल कार्बन। जिनके अंदर कायरल कार्बन नहीं है बट फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे होंगे। इस स्पेशल केसेस में 3-4 स्पेशल केसेस हम करेंगे जी। 11th का ए सबसे पहला स्पेशल केस। ठीक है जी, 11th का ए सबसे पहला स्पेशल केस। ठीक है जी, 11th के स्पेशल केस सबसे पहले मैं बात करता हूं जी। क्या? क्यूमुलेटेड polyenes having continuous, ऐसे बोलो जी, having even continuous double bonds, having even continuous double bonds, जिसके अंदर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स होते हैं उन पॉलीइन्स। पहली बात, डबल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड्स हैं? डबल बॉन्ड्स हैं तो पॉलीइन्स, इन मतलब डबल बॉन्ड, पॉली मतलब मोर देन वन। सो बहुत सारे डबल बॉन्ड्स और कंटिन्यूअस हैं। कंटिन्यूअस को हम बोल देते हैं क्यूमुलेटेड, और वो भी इवन। ठीक है जी, इवन कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स वाले केस की ही हम बात कर रहे हैं जी, ऑड वाली नहीं जी। इवन में सबसे कॉमन जो इवन डबल बॉन्ड्स वाला केस आएगा वो है जी 2 डबल बॉन्ड्स। लो जी, वो है जी सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। देख रहे हो जी, एक डबल बॉन्ड दूसरा डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस है तो क्यूमुलेटेड है, और 2 है तो इवन है। इस केस के अंदर देखना जी क्या होता है जी, ऐसा कुछ होता है जी। मैं आपको ऐसे कार्बन्स दिखाऊंगा जो कायरल नहीं है, लेकिन बाय चांस फिर भी मॉलिक्यूल क्या निकला? ऑप्टिकली एक्टिव। अब मेरी बात समझना जी, मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि मैं वेस्टेज कर चुका हूं। तो ये जो बॉन्ड है दैट इज पॉइंटिंग अबव, ये जो बॉन्ड है पॉइंटिंग इनटू और बिलो द प्लेन।
ये नॉर्मल लाइंस आर लाइंग ऑन द प्लेन, ऐसे है जी। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो कार्बन है ना जी, ये जो कार्बन है sp2 है, ये जो कार्बन है sp है, और ये जो कार्बन है sp2 है, सिखाया था। इस कार्बन के 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2, पाई तो काउंट नहीं करना। इस कार्बन का 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, ये दोनों पाइज काउंट नहीं करने, 2 सिग्मा मतलब sp। इस कार्बन तो ठीक है बेटा, आपको अब ये हाइब्रिडाइजेशंस निकालनी तो आ गई। तो इन तीनों की जो हाइब्रिडाइजेशंस है मैं दिखा के आ रहा हूं कि ये जो तीनों हाइब्रिडाइजेशंस हैं इनके अकॉर्डिंग तो नॉर्मली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। वो कैसे? sp2 ट्रायगोनल प्लेनर होता है तो उसको भी प्लेनर होना चाहिए, सारे बॉन्ड्स उसके एक प्लेन में आने चाहिए। sp लीनियर होता है तो उसकी शेप लाइन है वो तो वैसे ही एक प्लेन में आ जाती है। ये भी sp2 ट्रायगोनल प्लेनर है तो ये भी प्लेनर होना चाहिए। तो नॉर्मली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पूरा मॉलिक्यूल के सारे बॉन्ड्स एक प्लेन में आने चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपने नोटिस करा वेज डैश बनाया, एक अबव प्लेन है और एक बिलो प्लेन। दैट मीन्स कि ये वाले बॉन्ड्स इन प्लेन नहीं है, ऑन द प्लेन नहीं है। तो वो कैसे, वो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ये मॉलिक्यूल मैं कह सकता हूं कि अगर इवन कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स वाला मॉलिक्यूल होगा तो पक्का नॉन प्लेनर होगा। इवन कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल क्या होता है? नॉन प्लेनर। वो नॉन प्लेनर कैसे है पहले मैं वो प्रूव कर रहा हूं, फिर मैं सामने ऑप्टिकल एक्टिविटी वाले पॉइंट पे आऊंगा। मान लो क्या, सपोज करो ये जो कार्बन है ये अपने सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करता हूं, जब भी कोई कार्बन या कोई एटम पाई बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है एक बार देखो जरा। सपोज ये p ऑर्बिटल्स हैं, अज्यूम करो ये एक एटम की p ऑर्बिटल, ये दूसरे एटम की p ऑर्बिटल। जब p ऑर्बिटल्स का इस तरह से साइड वाइज ओवरलैप होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई। अच्छा, ये साइड वाइज ओवरलैप ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, साइड वाइज ओवरलैप होना जरूरी है तो पाई बॉन्ड बनता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद बनता है। इफ दैट इज द सिनेरियो, वेरी इंपॉर्टेंट, तो जब भी पाई बॉन्ड में जो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है वो पाई बॉन्ड बना रही होती है, तो वो p ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होती है वो उसी एटम के बाकी सिग्मा बॉन्ड्स के हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। ये एक फैक्चुअल बात है, हम +1 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक लाइन करा करते थे, क्या? पाई बॉन्ड इज परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन। इसका मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन इज डिसाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड्स, और सिग्मा बॉन्ड्स के परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स जब साइडवाइज ओवरलैप करती हैं तो उससे पाई बॉन्ड बनता है। तो अगर ये इस तरह से सपोज कोई अगर हमें क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड p ऑर्बिटल्स का साइडवाइज ओवरलैप करके, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे अगेन हमारा XY प्लेन लेते हैं जी। अगर ये मैं मान लूं कि Z एक्सिस में आपकी तरफ को आ रही है p ऑर्बिटल्स, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन कौन होगा? XY प्लेन। तो जो भी इस मॉलिक्यूल के सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, जो कि इन एटम्स के सिग्मा बॉन्ड्स होंगे जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, वो पक्का पक्का XY प्लेन में आ जाएंगे। अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं समझाना, ध्यान से देखना जी। सपोज करो इस कार्बन ने ये एक पाई बॉन्ड बनाया है, और सपोज करो उसने ये वाली ऑर्बिटल यूज की जो मैंने बोला टुवर्ड्स Z एक्सिस, तो इसकी भी यही ऑर्बिटल होगी टुवर्ड्स Z एक्सिस। तो जब ये Z एक्सिस वाली p ऑर्बिटल्स ने, है ना, Z एक्सिस वाली p ऑर्बिटल्स ने साइडवेज ओवरलैप किया, तो कमिंग टू दिस कार्बन, ये इसकी p ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड बना रही है, तो ये पक्का पक्का इन सिग्मा बॉन्ड्स के क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये सिग्मा बॉन्ड्स ऑटोमेटिकली XY प्लेन में आ गए, क्योंकि p ऑर्बिटल Z एक्सिस के अलोंग थी, उसके परपेंडिकुलर XY प्लेन, उसके अंदर ये बॉन्ड्स आ गए, यानी XY प्लेन पे ऊपर है इसलिए नॉर्मल लाइंस की तरह आ गए। यहां तक तो समझ आ गया। अब यहां सेंट्रल वाले कार्बन से गेम घूमेगी, वो कैसे, वो समझना। अब इस सेंट्रल वाले कार्बन ने एक पाई बॉन्ड तो बनाया टुवर्ड्स राइट कार्बन, ओके है जी, राइट कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना लिया। अब वो एक पाई बॉन्ड बना रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट कार्बन। अब भैया इसने ये अपनी p ऑर्बिटल यूज कर ली, ये वाली टुवर्ड्स Z एक्सिस वाली p ऑर्बिटल इसने राइट वाले कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाने में यूज कर ली। अभी इसी p ऑर्बिटल से लेफ्ट वाले के साथ तो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, अब वो क्या करेगा? वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए एक और p ऑर्बिटल यूज करेगा। तो Z वाली गई, दैट इज से वो ऑन द y एक्सिस या अलोंग द y एक्सिस जो उसकी p ऑर्बिटल पड़ी होगी कोई, वो लेफ्ट वाले के साथ पाई बॉन्ड बनाने में यूज करेगा।
p orbitals of each atom are also mutually perpendicular. Suppose this was pz, so this is py. अब इसने अगर py के साथ साइड वाइज ओवरलैप करवाना है तो इधर भी py आएगी, तो इसकी ये py होगी जिसके साथ साइड वाइज ओवरलैप करा रही है, बन गई बात। तो जब इधर इधर आपस में p ऑर्बिटल्स का साइड वाइज ओवरलैप हुआ, तो अब इस एटम पे आ जाओ। अब इस एटम की p ऑर्बिटल कौन सी होगी, ये वाली जी, जो पाई बॉन्ड बना रही है। अभी मैंने क्या समझाया था, ये p ऑर्बिटल अगर पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है तो बाकी सारे सिग्मा बॉन्ड्स इस प्लेन पे नहीं आ सकते, वो उनको इस p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो लेफ्ट कार्बन की p ऑर्बिटल क्योंकि अलोंग द y एक्सिस है, तो xy प्लेन पे बाकी सिग्मा बॉन्ड्स नहीं आ सकते। समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए, अगर ये xy प्लेन पे थी तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन लेना पड़ेगा, ऐसा। ये हो गया जी हमारा कौन सा प्लेन हो गया, ये xz प्लेन हो गया। x एक्सिस और z, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस। xz प्लेन के अलोंग हमारे बाकी सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे, तो ऑटोमेटिकली जब वो बॉन्ड्स इसके ऊपर आएंगे, एक पॉइंटिंग अबव द प्लेन हो जाएगा और एक पॉइंटिंग बिलो द प्लेन हो जाएगा। तो उसको वेज और डैश से हमने शो कर दिया। तो कमाल की बात ये होगी, सारे कार्बन्स प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन वाले थे, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल क्या निकला, नॉन प्लेनर। आगे से याद रखना जी, इन क्यूमुलेटेड पॉलीन्स को जिसमें इवन डबल बॉन्ड्स होते हैं उनको एलीन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलीन्स। और एलीन्स प्लेनर होते हैं कि नॉन प्लेनर होते हैं, एलीन्स आर नॉन प्लेनर। प्रूव करके दिखाया मैंने, बहुत अच्छी तरह से ज्योमेट्री एक्सप्लेन करी है जी। नाउ अब हम स्पेशल केसेस के अंदर स्पेशल कंडीशन बताने वाले। ऐसा मॉलिक्यूल क्या हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं, ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। वो कंडीशन क्या है, नोटिस, जब एल्कीन लेंगे, इवन कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स वाला मॉलिक्यूल लेंगे, तो उसमें जो टर्मिनल कार्बन्स होंगे उनके ऊपर जो दो दो बॉन्ड्स लगे हुए हैं, उन ग्रुप्स की बात करते हैं। सपोज यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है जी, कोई ग्रुप लगा है, उसको मैं ए मान लेता हूं, एनी ग्रुप ए। तो अगर यहाँ पे ए लगा है तो भैया यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, तो क्या माने, बी, कुछ भी हो सकता है जी, लेकिन ए नहीं। यानी ये दोनों सेम होने चाहिए कि नॉट सेम होने चाहिए जी, नॉट सेम, ये दोनों नॉट सेम होने चाहिए जी। इसी तरह से एग्जैक्टली इस तरफ आ जाओ, जो यहां लगा हुआ है, लेट अस से यहां भी मैंने ए अज्यूम कर लिया, वो यहां नहीं होना चाहिए, लेट अस से उसको बी कह दिया। अगेन ये ए और बी, ये दोनों भी क्या होने चाहिए, नॉट सेम। दोबारा, जो टर्मिनल कार्बन्स थे, जो कि इवन कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स वाले एलीन के टर्मिनल कार्बन थे, उन पे जो बाकी दो दो ग्रुप्स लगे हैं, वो हर एक कार्बन के नॉट सेम होने चाहिए, दोनों तरफ नॉट सेम चाहिए। अरे ए और ए तो सेम है, मैंने इसको तो इससे कंपेयर ही नहीं करा, ये सेम हो चाहे ना हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं, हो भी सकता है नहीं भी, बट उसी कार्बन के ऊपर जो दो आपस के ग्रुप्स लगे हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, उधर भी नॉट सेम, इधर भी नॉट सेम। अगर ये दोनों तरफ नॉट सेम निकला और ऐसा मॉलिक्यूल हुआ, तो भैया ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और खास बात, कायरल कार्बन तो इसमें है ही नहीं, क्यों, अरे ये तो अनसैचुरेटेड कार्बन है, ये तो हम बात कर चुके हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन तो कभी कायरल कार्बन होते ही नहीं जी। तो बन गई बात, बस, ठीक है जी। सो ऐसा मॉलिक्यूल विदाउट अनसैचुरेटेड कार्बन क्या हो गया जी, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर इसमें, ठीक है जी, इफ ग्रुप्स बिकम सेम ऑन एनी वन साइड, अगर किसी एक भी तरफ ग्रुप सेम हो गए ना, तो भैया फिर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, फिर ये एक्टिव नहीं रहेगा जी। तो मैंने अभी ऊपर इसलिए लिखा है जी, स्पेशल केस ऐसा स्ट्रक्चर और स्पेशल कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना, तब जाके वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा विदाउट कायरल कार्बन। ये हो गया जी 11th का केस ए। इसमें मैंने आपको ये भी डिटेल में सिखाया कि ये नॉन प्लेनर क्यों है। अब आगे चलते हैं जी 11th का बी। 11th का बी में बात कर रहा हूं जी, मैं उसका नाम दे देता हूं जी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। क्या जी, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स, क्योंकि मैं साइक्लिक बोल रहा हूं तो रिंग है, तो लो जी बना के दिखाता हूं। सपोज ये मैंने एक रिंग ले ली,
साइक्लिक है और डबल बॉन्ड भी, और डबल बॉन्ड एक्सो, एक्सो मतलब आउटसाइड द रिंग, बाहर की तरफ, ऐसे, इसको एक्सोसाइक्लिक बोलते हैं। जब रिंग वाले कार्बन के ऊपर ही डबल बॉन्ड हो लेकिन वो डबल बॉन्ड टुवर्ड्स आउट हो, रिंग के अंदर ना हो, तो उसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां भी कार्बन होगा, तो यहां भी दो ग्रुप्स होंगे, और यहां फिर से दो ग्रुप्स होंगे, लेकिन इस वाले पे वेज डैश होगा। ऑलमोस्ट यही चीज बन गई जी। फर्क क्या है, याद करने के लिए इजी, देखना जी, बस मैंने एक डबल बॉन्ड की जगह एक क्या बना दी, रिंग बना दी। और वैसे भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में हम कहा ही करते हैं कि एक डबल बॉन्ड एक रिंग के बराबर होता है, तो रिलेट कर लिया थोड़ा सा। सो डबल बॉन्ड की जगह रिंग बना दी, और बाकी कंडीशन एग्जैक्टली सेम है, जो यहाँ पे हो वो यहाँ पे ना हो, यानी ये दोनों क्या होने चाहिए, नॉट सेम। जो भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है उसके जो टर्मिनल कार्बन हैं, इधर डबल बॉन्ड वाला इधर रिंग वाला, इस पे जो भी ग्रुप्स लगे हैं आपस में वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए, नॉट सेम, नॉट सेम। अगर एक भी तरफ सेम हो जाते तो फिर वो ऑप्टिकली क्या हो जाता, इनएक्टिव। ये स्पेशल केस बी हो गया, 11 का बी। ऑलमोस्ट ऐसा ही है जी, स्पेशल केस सी। लो जी 11 का सी, 11 का सी है जी, लो जी स्पाइरो कंपाउंड्स। 11 का सी है जी क्या, स्पाइरो कंपाउंड्स। जस्ट मोमेंट में पानी पी के आया। चलो जी 11 का सी है जी क्या, स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स हमने पढ़े हुए हैं जी, वो क्या होते हैं, वो ऐसे होते हैं, दो रिंग्स और दोनों रिंग्स एक कॉमन कार्बन वाली होती हैं जी, ये स्पाइरो कंपाउंड्स हैं। दो रिंग्स हैं, दोनों में एक कार्बन कॉमन है जी। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्या करा था, इस डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग रिंग बनाई थी, अब मैंने इस डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग भी एक और रिंग बना दी। जैसे ये डबल बॉन्ड लगातार थे, ये रिंग लगातार है, तो याद करने के लिए ऑलमोस्ट वही चीज है, उसको ही मॉडिफाई कर करके याद कर रहा हूँ, केस बना रहा हूँ। फिर वही बात, यहाँ पे जो ग्रुप कॉर्नर पे लगा होगा, अगर वो ए है तो यहाँ पे वो ए नहीं है, ए बी है जी, नॉट सेम। सिमिलरली यहाँ पे जो भी ग्रुप होगा वो यहाँ पे नहीं होगा जी। अगेन ये दोनों क्या है जी, नॉट सेम। दोनों तरफ मेरे को नॉट सेम वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जी। ये तीनों वही केस चल रहे हैं जिनमें कार्बन कार्बन नहीं होगा, आप चेक करना नहीं मिलेगा, लेकिन इनमें क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी, अगर ये दोनों तरफ नॉट सेम वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है। 11 का ए बी सी, एक पार्ट और है इसका जी 11 का डी, वो भी कर लेते हैं जी। 11 डी, 11 डी को हम बोलते हैं जी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स। 11 का डी है जी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स। ठीक है जी, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स की अगर मैं बात करूं, फिनाइल बोलते हैं बेंजीन रिंग को, ठीक है, और बाइफिनाइल का मतलब है दो बेंजीन रिंग हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं जी, ऐसे। अब बेंजीन की जुड़ी हुई पोजीशन के साथ वाली पोजीशंस को हम ऑर्थो बोलते हैं। सपोज यहां पे, सपोज यहां पे और यहां पे, ये ऑर्थो पोजीशंस हैं। अगर मैं कुछ ना लगा के दिखाऊं फिर हम यहाँ पे एच मान सकते हैं जी, ठीक है, लेकिन उसने कहा जी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम सब्स्टिट्यूटेड बोलते हैं, उसका मतलब होता है एच की जगह कुछ और लगा हुआ है। तो लेट अस से मैं यहां मानता हूं जी, सपोज यहां लगा हुआ है NO2 और यहां भी लगा हुआ है NO2। अब मैंने यहां दिखाया नहीं तो यहां मैंने मान लिया जी H है, यहां भी मैंने मान लिया जी क्या है, H है जी। अब नोटिस करना जी, ये फिर से ए बी, अगर ये कुछ और है, सॉरी अगर ये कुछ ए है तो ये ए नहीं है, यानी अगर मैं देखूं मैं कह सकता हूं जी ये दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे क्या है, नॉट सेम है। ऐसे ये वाले दोनों भी
ऑर्थो पोजीशंस पे क्या है जी, नॉट सेम। दोनों तरफ कम से कम एक एक ऑर्थो पे H को हटा के कोई एक ग्रुप लगा है जो कि बल्कि है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे NO2 ना होता, H होता, तो HH क्या हो जाते, सेम। अगर ये दोनों तरफ H एक भी तरफ अगर सेम हो जाते, फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव ना रहता। एक और इंपॉर्टेंट बात, अभी ये मैंने जो ABCD चारों केस कराए हैं, इसमें आपने देखा वेज भी है, डैश भी है, वेज भी है, डैश भी है, वेज भी है और डैश भी है। जहां वेज डैश आ गया मतलब मॉलिक्यूल तो नॉन प्लेनर होता है जी। जहां भी वेज डैश आ गया मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन प्लेनर। ऑप्टिकली एक्टिव प्लेनर मॉलिक्यूल कभी हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा वैसी पॉइंट बता रहा हूं, लिखा नहीं रहा। प्लेनर मॉलिक्यूल कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, नॉन प्लेनर हो सकता है अगर वो कंडीशंस को मीट कर जाए, प्लेनर कभी ऑप्टिकली एक्टिव होता ही नहीं। अब ये जो नॉन प्लेनर है, ये वाला केस मैं कह रहा हूं, अगर यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स ना लगे होते, चारों एच होते, तो भैया फिर ये दोनों रिंग्स एक ही प्लेन में होती, फिर ये प्लेनर होता। बट इन बल्कि NO2 ग्रुप्स के आने के कारण कुछ इस तरह से इसके अंदर चेंज आया कि ये दोनों रिंग्स एक प्लेन में नहीं रही। इनफैक्ट मान लो ये रिंग ऐसी है, ये रिंग ऐसी होगी जी, एक प्लेन में रह गई जी, एक परपेंडिकुलर होगी, या फिर मान लो ये प्लेन में और ये परपेंडिकुलर होगी, तो ये दोनों रिंग्स आपस में प्लेनर नहीं रही, और दोनों तरफ ऑर्थो वाली पोजीशंस पे अगर नॉट सेम है, तो ये भी ऑप्टिकली क्या होगी, एक्टिव। तो ये हमारा अब 11th पॉइंट कवर हो गया। लास्ट क्लास के पॉइंट 10th और इस क्लास के पॉइंट 11th को मिला के अब हम कहीं पर भी ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 एंड पॉइंट नंबर 11 मिला के हम ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना सीख गए जी। पॉइंट नंबर 10 में ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करी थी बाय द काउंट ऑफ नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। कुछ उसकी एक्सेप्शंस थी, ये स्पेशल केसेस ये भी हो गए जी। ये 4 स्पेशल केसेस हैं। इन चारों स्पेशल केसेस 11 ABCD के अलावा अगर कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें कायरल कार्बन नहीं है, तो निश्चिंत होकर आप उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल सकते हो जी। सिंपल सी बात है जी। लो जी, फटाफट से नेक्स्ट इजी पॉइंट्स की तरफ चलते हैं जी। अब आते हैं 12th इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू 12th इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट ईयर नीट के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट स्पेशल केसेस के ऊपर। पूछा गया जी कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आपने ये कंडीशंस चेक करनी है, नॉट सेम वाली। उसमें किसी किसी में सेम था तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता रहा, तो यू हैव टू बी अलर्ट। सिर्फ मॉलिक्यूल ऐसा ABCD में से आगे काम नहीं चलेगा, कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर हम बता सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। Now moving on to 12th point। 12th point पे आ गए जी। 12th पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है जी। अब मैंने आपको बता दिया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कैसे करनी है जी। अब मैं आपको बता रहा हूं जी क्या एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है जी, एक्चुअल कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। अरे फिर हम पॉइंट नंबर 10 में क्या बता के आए थे, जब कह रहे थे कि अगर ऐसा है तो ऑप्टिकल एक्टिव है, ऐसा है तो इनएक्टिव है, वो हम इनडायरेक्टली यूज कर रहे थे इजी करने के लिए कायरल कार्बन्स के थ्रू, क्योंकि वो चेक करना आसान था। अब एक्चुअल कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या बता देता हूं जी। एक्चुअल कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ये, द मॉलिक्यूल शुड बी, क्या जी, द मॉलिक्यूल शुड बी कायरल और डिससिमेट्रिक। द मॉलिक्यूल शुड बी कायरल और डिससिमेट्रिक। मॉलिक्यूल या तो कायरल हो या डिससिमेट्रिक हो। कायरल होने का मतलब क्या बताया हुआ है, कायरल मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी मिरर इमेज क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है, डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है नो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। नो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। वो क्या था जी, नो POS, नो COS, नो AAOS, alternating axis of symmetry।
अच्छा, सिंपल AOS CNXS हो भी सकती है, नहीं भी, उसका फर्क नहीं पड़ता। जो मॉलिक्यूल या तो कायरल प्रूव कर लो या डिसिमेट्रिक प्रूव कर दो, अगर हो गया वो पक्का पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अच्छा, कायरल कार्बन is not the actual condition. Chiral carbon is not the actual condition for optical activity. ठीक है जी, chiral molecule is, chiral carbon होना कोई एक्चुअल कंडीशन नहीं है भैया ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? अभी तो पीछे स्पेशल केस करे थे जिनमें कायरल कार्बन था ही नहीं, फिर भी वो क्या थे? ऑप्टिकल एक्टिव। तो इसलिए कायरल कार्बन कोई कंडीशन नहीं है, बट कायरल मॉलिक्यूल अगर है फिर वो कंडीशन है, फिर तो पक्का ऑप्टिकल एक्टिव होगा ही होगा। तो ये है एक्चुअल कंडीशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होने की, बट इसको हम यूज नहीं करते। इस लाइन को हम कंसेप्चुअली याद रखते हैं, बट ज्यादातर ऑप्टिकल एक्टिविटी हम यूज करते हैं कायरल कार्बन के थ्रू ही। In questions, we normally check by chiral carbons, although it is not actual condition. Although it is not actual condition. अब ये कमाल है जी, हालांकि कायरल कार्बन होना कोई एक्चुअल कंडीशन नहीं है, फिर भी नॉर्मली हम क्वेश्चंस में कायरल कार्बन्स के थ्रू ही ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक किया करते हैं, क्योंकि वो आसान तरीका है। कायरल मॉलिक्यूल चेक करना यानी ये देखना कि उसकी इमेज सुपर इम्पोजेबल होगी कि नहीं, 3 डायमेंशन में इतना आसान नहीं होता, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हर एक को चेक करना कई बार पॉसिबल नहीं होता, वो भी डिफिकल्ट है। 3D की चीजें हैं, तो ये दोनों चीजों को एक्चुअल में चेक करना ऐसा नहीं कि कर ही नहीं सकते, कर भी सकते हैं, पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, डिफिकल्ट है। तो उसका इजी ऑल्टरनेटिव फाइंड किया हुआ है, पीछे ट्रिक बना रखा है। वो ट्रिक है जो पॉइंट नंबर 10 और 11 थे, वो ट्रिक्स हैं। उन ट्रिक्स से हम चेक करते हैं कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। लेकिन असली कंडीशन क्या बता दिया। अब इस 12th पॉइंट का एक बहुत जबरदस्त नोट है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नोट निकल के आता है। वो क्या जी? अब ये हमने बोला जी कायरल मॉलिक्यूल, बता दिया क्या होता है, बहुत बार बता दिया जी कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है जी, ठीक है जी, एक बता दिया जी डिसिमेट्रिक, और एक बता दिया जी ऑप्टिकली एक्टिव। अभी तो हमने ये बताया क्या कि अगर कायरल मॉलिक्यूल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये बताया। और ये बताया कि डिसिमेट्रिक होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, हमने अभी ऊपर ये लिखा है। लेकिन अब मैं उल्टा बता रहा हूं आपको जी, क्या अगर वो होगा तो ये और ये भी होंगे, मतलब वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। If a molecule is optically active, automatically it is chiral molecule, and automatically that is also a dissymmetric molecule. बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, ठीक है जी। वैसे वर्षा भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। अब मैं इसको ऐसे बोलता हूं जी, इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज ट्रू हो गई तो बाकी दोनों ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये सीजन की सेल लगी हुई है, एक के साथ दो फ्री। अगर कोई भी एक चीज है तो बाकी दो ऑटोमेटिक हैं, तो एक के साथ दो फ्री हैं जी और पक्का है। और कोई भी एक को कर लो, ये अगर मॉलिक्यूल कायरल कर दिया तो वो डिसिमेट्रिक भी होगा, ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। अगर मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक है तो वो कायरल भी होगा, ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है वो कायरल भी होगा, डिसिमेट्रिक भी होगा। ऑप्टिकल एक्टिव, कायरल मॉलिक्यूल एंड डिसिमेट्रिक, क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे को इंप्लाई करते हैं, तो बहुत बार इनको हम सिनोनिम्स की तरह यूज कर लेते हैं, बट इनमें माइनर माइनर डिफरेंस है। बट एक दूसरे को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, एक दूसरे को रेफर करता है, इसलिए बहुत बार इनको काइंड ऑफ सिनोनिम की तरह यूज करते हैं। अब अगर हमें क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई विच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल मॉलिक्यूल, तो कायरल मॉलिक्यूल था क्या?
जिसकी मिरर इमेज क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब हम उसकी मिरर इमेज नहीं सोचते वोचते, हम नहीं कि पहले मिरर इमेज को सुपर इम्पोज करा के देखो फिर बता दो कारल है कि नहीं, नहीं 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 नहीं, हम उल्टा करते हैं जी। अल्टीमेटली अगेन इन क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर क्वेश्चंस, ठीक है जी, चेकिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, चेकिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी बाय कायरल कार्बन्स जो पहले बताया था, is used to finally is used to identify chiral nature of molecule, is used to identify what chiral nature of molecule। मतलब हमने कहा था अगर मॉलिक्यूल कायरल होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये कंडीशन है, ठीक है जी। एक्चुअल कंडीशन ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या थी, मॉलिक्यूल शुड बी कायरल और डिसिमेट्रिक, लेकिन हम प्रैक्टिकली करते हैं क्या है, हम इस कंडीशन से ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के बजाय ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी ट्रिक से पता कर लेते हैं जो कि कायरल कार्बन है, और अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव निकला तो फिर हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है। उल्टा चलते हैं जी, क्वेश्चंस के लिए ऐसे करते हैं जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका उल्टा भी एग्जैक्टली ट्रू है। उल्टा एग्जैक्टली ट्रू होने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना जी, मैं कहीं और लिख दूं जी, यहां लिख रहा हूं जी, इस नोट को कंटिन्यू करके यहां लिखता हूं, यहां लिख रहा हूं जी, ठीक है जी। ए कायरल मॉलिक्यूल, ए कायरल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। ये भी बिल्कुल एक दूसरे को इंप्लाई करते हैं, ये भी, इसको भी मैं कह सकता हूं एक के साथ दो फ्री हैं जी। मतलब अगर मॉलिक्यूल एक कायरल होगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होगा, सिमेट्रिकल भी होगा, पक्का पक्का। ये भी बोथ वे पॉइंटिंग कंडीशंस हैं जी, ये उस नोट का ही पार्ट है जी। नोट में पहले हमने ये लिखा, इसी का सब पार्ट ये है जी। अच्छा, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसकी मिरर इमेज क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल, और ए कायरल मॉलिक्यूल क्या होगा, जिसकी मिरर इमेज क्या हो, सुपर इम्पोजेबल। डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो। अगर किसी मॉलिक्यूल में इनमें से कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एक भी आ गया तो उसको हम कौन सा मॉलिक्यूल बोलते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और ऑप्टिकली इनएक्टिव तो पता ही है, जो लाइट को रोटेट ना कर पाए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्टार पॉइंट याद रखना जी। अगर पूछेगा ना जी कायरल मॉलिक्यूल है कि नहीं, ठीक है जी, अगर कायरल नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पूछेगा तो आपने क्या करना है जी, चेक कर देनी है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जी। बात इनडायरेक्टली वही है जी, वही बात है जी, इनडायरेक्टली और कोई बात नहीं है जी। क्लियर है जी बात यहां तक। ये हो गया जी हमारा पॉइंट नंबर 12। नाउ जी मूविंग ऑन टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 13। 13th पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। 13 पॉइंट है कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है जी, कंडीशन फॉर मॉलिक्यूल टू शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। कंडीशन टू शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है जी। कंडीशन टू शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, अगर कंडीशन टू शो ऑप्टिकल आइसोमर्स की मैं बात करूं तो उसमें कहा जाता है, क्या होता है कंडीशन टू शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, at least one arrangement of molecule should be optically active। दोबारा से कम मॉलिक्यूल का कोई एक अरेंजमेंट, एटलीस्ट एक अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर किसी मॉलिक्यूल का एक भी अरेंजमेंट ऑप्टिकली एक्टिव निकला तो वो मॉलिक्यूल पक्का ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा।
अगेन ये भी एक्चुअल कंडीशन है, बट इसको हम इस तरह से यूज बहुत कम करते हैं जी। तो किस तरह से यूज करते हैं जी? फॉर क्वेश्चंस हम क्या करते हैं जी? फॉर क्वेश्चंस हम क्या करते हैं? फॉर क्वेश्चंस मॉलिक्यूल हैविंग chiral carbons one or more, ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स हैविंग chiral carbons one or more and special cases जो हमने पीछे करे थे, ये सारे मिला के समझ रहे हो जी? मॉलिक्यूल्स हैविंग chiral carbons and special cases ये शो करते हैं जी क्या? ऑप्टिकल आइसोमर्स। शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। हम क्वेश्चंस के लिए ऐसे चेक करते हैं, असली कंडीशन ऊपर लिख दी, लेकिन वो चेक कम करते हैं, चेक ज्यादा करते हैं। कोई भी एक या एक से ज्यादा chiral कार्बन वाला या फिर वो स्पेशल केसेस वाला पक्का पक्का क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमर्स। इस तरह से चेक किया करते हैं जी। दैट इज हाउ वी चेक कि मॉलिक्यूल के अंदर ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे कि नहीं होंगे। अगेन इसका एक नोट, ऑल optical isomers may not be optically active। सभी के सभी ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव ये जरूरी नहीं होता जी, ठीक है जी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है जी, ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी जी, कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा, बस चुपचाप याद करना जी, क्या उसमें chiral कार्बन है कि नहीं है? है, बात खत्म। अच्छा, chiral कार्बन अगर एक से ज्यादा है, अगर chiral कार्बन एक से ज्यादा है तो ये केस देखना जी, जो एक एग्जांपल दिखाते हैं। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। सपोज ये मॉलिक्यूल है, यहां पे लगा है CH3, यहां लगा है CH3, यहां लगा है ब्रोमीन ब्रोमीन, यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है जी। एक एग्जांपल कर रहे हैं जी, इस एग्जांपल के अंदर बात करना मेरे साथ। इस एग्जांपल के अंदर दो चीजें चेक करने हैं जी, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है जी। ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या शो करेगा कि नहीं? दोनों के लिए हमने बोल रखा है, जब क्वेश्चन आता है फॉर क्वेश्चंस हम चेक क्या करते हैं? chiral कार्बन्स। तो chiral कार्बन देखा जी, तो डेफिनेटली ये वाला कार्बन chiral है। CH3HBr बड़ा सा ग्रुप, चारों अलग, ये वाला कार्बन भी chiral है जी। अगेन इस पे भी चार ग्रुप्स अलग अलग हैं जी। अच्छा, पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं जी, लास्ट क्लास का 10 पॉइंट। अगर chiral कार्बन एक से ज्यादा हो तो फिर सीधा ऐसे आंसर नहीं आता, एक और चीज चेक करनी पड़ती है। वो क्या? चेक करो, ये इसमें अगर मैं ऐसा एक प्लेन पास करूं, मिरर प्लेन, अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलरली एक z एक्सिस की तरफ आता हुआ प्लेन पास करूं, तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। तो अगेन मन समझ गए ना जी? सो ये प्लेन दिखाई तो एक लाइन है, बट एक प्लेन होगा जो इस लाइन के थ्रू पास कर रहा होगा, जो कि मॉलिक्यूल को दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। तो डेफिनेटली ये इसका पीओएस है जी। तो अगर इसमें पीओएस आ गया और एक दो chiral कार्बन वाला है जिसमें एक से ज्यादा chiral कार्बन हो, उसमें पीओएस चेक करते थे, तो ये इनएक्टिव हो गया जी, ये नॉट एक्टिव, नॉट एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिविटी में नॉट एक्टिव हुआ, तो क्या फिर ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं? अब तो इनएक्टिव है, तो क्या ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता? कर सकता है। कि ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए हमने भी ये बोल दिया कि chiral कार्बन है, पर बात खत्म। chiral कार्बन है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, डेफिनेटली शोज ऑप्टिकल आइसोमर्स, डेफिनेटली शोज ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर एक या एक से ज्यादा chiral कार्बन है, हो सकता है एक्टिव ना हो, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। तो मतलब इसके कुछ ना कुछ ऐसे और आइसोमर्स होंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, बट ये खुद क्या है? इनएक्टिव। तो ये खुद उनका ऑप्टिकल आइसोमर है जो एक्टिव वाले हैं, और खुद क्या निकला? इनएक्टिव। तो वन ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि ये खुद है, ये क्या है? इनएक्टिव।
इसका मतलब सारे ऑप्टिकल आइसोमर्स एक्टिव होना जरूरी नहीं होता। ये नोट मैंने प्रूफ कर दिया जी। क्लियर है जी बात? ये हो गया जी हमारा पॉइंट नंबर 13 कंडीशन होगी जी। लो जी फटाफट चलते हैं जी पॉइंट नंबर 14 के ऊपर। ठीक है जी 14th पॉइंट करते हैं जी, आज फिर वहां रोकेंगे जी 14th पॉइंट पे। 14 पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है जी 14 पॉइंट की अगर हम बात करें, 14 पॉइंट आ गया जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉल्ड एज इनएंशियोमर्स। नेक्स्ट एक टर्म आ गई जी, क्या है जी? इनएंशियोमर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, प्रोनाउंस करो बेटा, क्या है? इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स क्या होते हैं जी? इनएंशियोमर्स आर बेसिकली क्या? molecules which are like non superimposable mirror images of each other। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज के जैसे होते हैं, उनको बोलते हैं जी क्या? एनेंशियोमर्स। molecules which are like non-superimposable mirror images of each other, they are called enantiomers। Now एग्जाम्पल समझते हैं किसको बोल रहे हैं जी। एग्जाम्पल लेता हूं जी, वहां से क्लैरिफाई करता हूं। ये हम मॉलिक्यूल बहुत बार पहले भी बात कर चुके हैं जी, ये है लैक्टिक एसिड। कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा? लैक्टिक एसिड। ठीक है जी, मैंने इसके सामने एक और मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है जी, ये मॉलिक्यूल बना दिया जी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लैक्टिक एसिड ही है, ये भी लैक्टिक एसिड ही है। ओके, फिर फर्क क्या है जी? अगर आप नोटिस करो, इसके सामने अगर मैंने टुवर्ड्स राइट साइड एक मिरर रखा होता, ऐसे करके, ऐसे लाइंस लगाना मतलब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जी, मिरर रखा हुआ है। अगर ऐसे एक मिरर रखा हुआ है तो इस मॉलिक्यूल ने इसमें जब अपने आप को इमेजिन करा या व्यू करा तो उसको अपनी फोटो नजर आई। ठीक है जी, ये इसकी फोटो है जी, इमेज है। अब बात ये आती है कि टेक्निकली कहने को एक इमेज है, पर मैं कह रहा हूं ये असली में एक और मॉलिक्यूल है, कहीं और से लाके रखा हुआ है। अब मैंने कहा था दोनों हाथ एक दूसरे की इमेज के जैसे हैं तो अलग अलग हाथ, ये हाथ इसकी इमेज थोड़ी है, एक्चुअल में अलग हैंड है, अलग हैंड है। बट वैसे ही ये दो मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में अलग मॉलिक्यूल्स हैं, बट ये बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे किसके जैसे हो? मिरर इमेज। और ये दोनों मिरर इमेजेस पक्का नॉन सुपर इम्पोजेबल है, सिखाया था। अगर मैं इसको आउट ऑफ प्लेन लाऊं और इसके ऊपर प्लेस करूं तो एच के ऊपर क्या आ जाएगा? ओ एच, तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के क्या हो? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, उनको बोलते हैं जी क्या? इनहेंशियोमर्स। ठीक है जी, उनको इनहेंशियोमर्स बोलते हैं जी। इनमें खास बात होती है जी, पक्का पक्का एक अगर डेक्स्ट्रो डी होता है तो दूसरा पक्का एल लीवो होता है जी। ये क्या मतलब हुआ जी? बताया हुआ जी, डी को हम प्लस भी बोलते हैं, एल को हम माइनस भी बोलते हैं जी। ठीक है जी, डी या प्लस, एल या माइनस, क्या था? क्लॉकवाइज रोटेटिंग, क्लॉकवाइज रोटेटिंग। लाइट को जब ये घुमाएगा तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये जब घुमाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये बताया हुआ है जी। डेक्स्ट्रो और लीवो का मतलब स्मॉल डी इज शॉर्ट फॉर्म फॉर डेक्स्ट्रो, ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज प्लस। स्मॉल एल इज शॉर्ट फॉर्म फॉर लीवो, ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज माइनस। सो डेक्स्ट्रो और लीवो लैक्टिक एसिड है जी। ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे के इनहेंशियोमर्स हैं जी। ठीक है जी।
अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने डी और एल बोला था यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग बोला, मतलब रोटेट करेंगे, यस, वो तो कंडीशन ही आ गई। जब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं तो ये कायरल मॉलिक्यूल्स हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर ये ऑलवेज क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। अभी पीछे बता के आया था कि ऑल ऑप्टिकल आइसोमर्स मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव बट इनैंशोमर्स ऑलवेज क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो रोटेट करना ही तो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होना, तो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव है। एक अगर डेक्स्ट्रो है तो दूसरा क्या होगा, लीवो। अब कौन डेक्स्ट्रो है कौन लीवो है, दैट कैन ओनली बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। हम कॉपी में बैठ के स्ट्रक्चर बना के नहीं कह सकते कि चाहिए स्ट्रक्चर डेक्स्ट्रो है तो वो स्ट्रक्चर लीवो है, नहीं नहीं नहीं। कौन डेक्स्ट्रो है, हो सकता है ये डेक्स्ट्रो होता तो फिर ये लीवो होता। हाँ, ये बात की गारंटी है, अगर एक एनेंशियोमर डेक्स्ट्रो है तो दूसरा पक्का क्या होगा, लेवो। बट विच वन इज डेक्स्ट्रो एंड विच वन इज लेवो, दैट कैन ओनली बी क्लैरिफाइड एक्सपेरिमेंटली। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं जी। डी एल नेचर of enantiomers can only be verified experimentally। वो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हैं, नॉट थ्योरेटिकली, नॉट थ्योरेटिकली। जैसे मैं आपको बात समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सपोज मैं यहां पे OH की जगह Br लगाया था, सपोज, और यहां भी Br, तो इसमें जब OH टूवर्ड्स राइट था तो ये प्लस फॉर्म थी, डेक्स्ट्रो फॉर्म थी, और जब Br लगाया तो वो जरूरी नहीं है कि डेक्स्ट्रो ही रहेगा, वो अलग मॉलिक्यूल हो गया। हालांकि उसमें चीजें मिलती जुलती सी दिख रही हैं थियोरेटिकली स्ट्रक्चर वाइज, बट प्रैक्टिकली क्या वो डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो रहा या लीवो हो चुका है, वो हमें एक्सपेरिमेंटली चेक करना पड़ेगा। बट हाँ, एक बात गारंटी है, एक बात की गारंटी है, if one is dextro the other must be levo। ये नहीं हो सकता कि दोनों डेक्स्ट्रो हैं या दोनों लीवो हैं, ना जी ना। एक डेक्स्ट्रो है दूसरा लीवो है पता है, बट कौन डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो है वो थ्योरेटिकली नहीं आ सकता, एक्सपेरिमेंटली आएगा। हाँ, एक काम करो, किसी एक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लो कि वो डेक्स्ट्रो है कि लीवो, फिर उसका भाई उसका ऑपोजिट होगा, उसका एनेंशियोमर जो होगा उसका अपोजिट होगा। ये है जी एनेंशियोमर्स की इंट्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जी, क्या, एनेंशियोमर्स। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो मैंने बताया डी लैक्टिक एसिड, ये जो मैंने क्या बनाया, एल लैक्टिक एसिड। ठीक है, एक एक एग्जांपल और दे दूं जी, लो चेक करना जी। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। चलो यहां बनाया तो चलो दो कायरल कार्बन्स वाला बना के दिखाता हूं। चलो वो भी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टार्टरिक एसिड का मॉलिक्यूल बनाया हुआ जी, वो बनाता हूं। अब इसकी जब मैंने मिरर इमेज ली तो इसका मिरर इमेज लेके ये बना, यहां आ गया OH, यहां आ गया H, यहां आ गया H, यहां आ गया OH, यहां आ गया COH और यहां आ गया COH। ठीक है जी। अब ये है डी टार्टरिक एसिड, तो ये पक्का पक्का क्या होगा, एल टार्टरिक एसिड। कौन डी है कौन एल है ये एक्सपेरिमेंटली पता करा गया है। किसी का भी डीएल नेचर हम थियोरेटिकली कॉपी में बैठ के ऐसे ही नहीं बता सकते। अगर आपको पहले से पता है कि एक डी है तो दूसरा पक्का क्या होगा, एल, अगर वो इनैंशियोमर्स है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। अब इनैंशियोमर्स वाला पॉइंट आगे खींचते हैं जी, थोड़ा लंबा बताते हैं जी। और डीएल डीएल, एक डी है दूसरा पक्का क्या है, एल है। पक्का पक्का मिरर इमेजेस हैं, और वो भी कौन से वाली, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जी क्या, इनैंशियोमर्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि क्योंकि क्या, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट रिजेंबलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज। मतलब
जो भी दो इनैंशियोमर्स होते हैं उनकी मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं जी। चेक करते हैं जी क्या कह रहे हैं। Enantiomers have most physical and chemical properties with identical values. For example, melting points, boiling points, densities, solubilities, ये सब उनके सेम होते हैं जी, सेम। सभी इनैंशियोमर्स की मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं। मैं इनको बोलता हूं जी लाइक ट्विंस। जैसे ट्विंस हम कहते हैं ना जी, क्लोज रिजेंबलिंग पर्संस होते हैं, तो इनैंशियोमर्स भी क्लोज रिजेंबलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। और मैं ऐसे बोलता हूं जी ये बहुत ही क्लोज रिजेंबलिंग है, क्लोजेस्ट रिजेंबलिंग है। इनमें डिफरेंसेस ही बहुत कम है, लेकिन डिफरेंस हैं। अगर डिफरेंस होते ही ना फिर तो मॉलिक्यूल ही सेम हो जाता। बहुत ही कम 3-4 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बता देता हूं क्या है, उनके अलावा बाकी सारा कुछ सेम है जी। क्या डिफरेंसेस है, क्या डिफरेंसेस है? Enantiomers differ, ठीक है, enantiomers differ only in, क्या जी बताते हैं जी, बताना शुरू करते हैं जी। एक, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है जी। इनफैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन इज सेम, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिफरेंट है जी। डिफर क्या, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। इनैंशियोमर्स का डिफरेंस आता है भी बताया था, अगर एक क्लॉकवाइज घुमाता है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करता है तो फर्क आ गया। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का डिफरेंस है जी। तो मैग्नीट्यूड लेकिन क्या है, सेम। इफ डी फॉर्म का अल्फा वैल्यू लेट अस से +x डिग्री है, दोबारा कोई एक इनैंशियोमर है उसकी डी फॉर्म है, डी फॉर्म मतलब डेक्स्ट्रो फॉर्म, डेक्स्ट्रो फॉर्म है तो पॉजिटिव एंगल होगा तो प्लस लिख दिया, और उसका अल्फा यानी स्पेसिफिक रोटेशन अगर x डिग्री है देन पक्का पक्का एल फॉर्म का जो अल्फा वैल्यू होगा वो पक्का पक्का -x डिग्री होगा जी। अगर एक प्लस घुमाता है दूसरा माइनस, अगर एक क्लॉकवाइज घुमाता है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन कितनी वैल्यू से घुमाता है वो सेम है जी। इतने क्लोज रिजेंबलिंग है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का डिफरेंस है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन क्या है जी, सेम है। ये होते हैं जी इनैंशियोमर्स की पहला डिफरेंस। और क्या डिफरेंस है जी, लो जी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं जी। अगर सॉलिड स्टेट में लेके आ जाए क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स इन सॉलिड स्टेट, अगर उनको सॉलिडिफाई कर दिया जाए तो यस, फिर उनके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं जी। ये होगा जी सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या है जी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, अब उसका मतलब क्या है जी, बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जी इंटरैक्टिंग विद एंजाइम्स, ठीक है जी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी में हो सकता है एक एंजाइमर एंजाइम से इंटरैक्ट करे दूसरा ना करे, दैट मींस वन enantiomer reacts with one enzyme, with particular enzyme,
whereas other does not, whereas other does not. एक एनेंशियोमर किसी एंजाइम से अगर रिएक्ट कर रहा है तो दूसरा नहीं करेगा, इसको बोलते हैं जी क्या, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में डिफरेंस होना। ठीक है जी, इसको बोलते हैं जी क्या, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में डिफरेंस होना। फोर्थ डिफरेंस, rate of reaction with chiral reagents. Rate of reaction with what? Chiral reagents. मतलब मान लो मैंने दो एनेंशियोमर्स लिए डी फॉर्म, चलो ऐसे समझाते हैं। मान लो मैंने दो एनेंशियोमर्स लिए, यहां लिख रहा हूं A and B enantiomers. Suppose A and B enantiomers. मान लो A and B क्या है, enantiomers। ठीक है जी, A reacts with C, another molecule। ठीक है, B also reacts with same C, B also reacts with C। अब जब ये रिएक्शन होंगे, डिफरेंट रिएक्शंस, इनका सेम रेट होगा, सेम रेट इफ सी नॉट कायरल। अगर सी कायरल ना हुआ फिर इनका रिएक्शन का रेट भी सेम होगा, सब सेम। डिफरेंट रिएक्शंस का डिफरेंट रेट होगा if C chiral, if C is optically active। अगर C भी ऑप्टिकली एक्टिव होता फिर रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होता, अदरवाइज नहीं। ये लास्ट वाले डिफरेंस का मीनिंग बता रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डिफर करेगा अगर कायरल रिएक्टेंट है, अगर जो ये रिएक्टेंट था जिससे वो रिएक्ट कर रहे थे वो क्या था, कायरल, तब जाके रेट डिफरेंट होगा जी। अगर सी ऑप्टिकली एक्टिव है तो डिफरेंट रेट होगा, अगर वो भी सी भी ऑप्टिकली एक्टिव ना होता तो फिर रेट भी सेम हो जाता। इतना क्लोजेस्ट रिजेंबलिंग है। इन चार प्रॉपर्टीज के अलावा इनमें कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। बायोलॉजिकल एक्टिविटी में कभी कभी टेस्ट भी आता है। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में इंक्लूड टेस्ट, स्मेल, वो सब बायोलॉजिकल एक्टिविटी में आते हैं। एंजाइम्स के इंटरेक्शन के कारण ही टेस्ट और स्मेल होता है। तो इन डिफरेंसेस के अलावा एनेंशियोमर्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज, सॉल्युबिलिटीज सब सेम होती हैं। अब एक प्रॉब्लम, फिर जब चीजें इतनी ज्यादा क्लोजेस्ट रिजेंबलिंग होती हैं तो उनको मिक्सचर में से सेपरेट आउट कर पाना डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इनको मिक्सचर में से सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वो क्यों? इन प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस के बेसिस पे ही तो हम सेपरेशन करते हैं। प्रॉपर्टीज सेम है तो डिफरेंशिएट कैसे करें? तो इसका एक नोट लिख लें। नोट हो क्या, enantiomers cannot be separated by normal processes like fractional distillation। एनेंशियोमर्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, सेम था। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता तभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेशन पॉसिबल हो पाती। तो उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे, एक डिफिकल्ट टास्क है, आगे बात करेंगे जी। बट उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाना पॉसिबल नहीं हुआ करता जी। ठीक है जी, अब ये हमारा 14th पॉइंट एनेंशियोमर्स का कंप्लीट हो गया जी। आज अब हम यहां पे रुकते हैं जी। ठीक है जी, सो वी स्टॉप हियर फॉर टुडेस क्लास।
हमने आज 10th पॉइंट से आगे स्टार्ट करा, कुछ स्टार्टिंग में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड देन वी हैव कंटिन्यूड विद 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 11, 12, 13, 14। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस शीट्स में आपको देनी शुरू कर चुका हूँ, ग्रुप्स के अंदर डाल रहा हूँ। ईजी है, अगर आप कॉपी अच्छे से रिवाइज करोगे और फिर क्वेश्चंस ट्राई करोगे, यू विल बी इजीली एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी जो कुछ डाउट्स होंगे हम डिस्कस कर लेंगे टाइम निकाल के बीच में। ठीक है बेटा, सो आज हम यहाँ रुकते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।